सबसे पहले इस YouTube चैनल पर मैं अपने DLED चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इस समय जब शिक्षण संस्थान बंद हैं, आप जहां कहीं भी होंगे ज़रूर इस समय का बेहतर सदुपयोग कर रहे होंगे। पिछले कुछ समय से मैं इस YouTube चैनल पर अपना वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि कुछ व्यस्तताएं थी और कुछ तकनीकी समस्याएं थी, इसलिए जो है ऐसा हुआ, जिसका हमें दुख है। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो इंटर्नशिप का ग्रुप में आप लोगों ने कई जगह का लेटर डाला है, हमने प्राचार्य महोदय से बात किया है। संभावना है कि जल्द से जल्द आप लोगों का इंटर्नशिप लग जाए और जिससे समय से उसको पूरा किया जा सके, आप लोग उसके लिए परेशान न हों। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हमने शेयर किया था, जो कि ये टॉपिक पूरा होने के बाद डालना चाहिए था, लेकिन पहले ही हमने भेजा उसको, वो हमारे समझ से महत्वपूर्ण है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि DLED में या अन्य कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन उससे मिल जाए। इस टॉपिक में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उसका सीमित दायरा है, इसलिए कम क्वेश्चन जो है आप लोगों के ग्रुप में शेयर किया गया है। अब जैसे कि हम लोगों ने पीछे जिस विषय पे चर्चा हम लोगों ने किया था, वो था कि 1857 के विद्रोह के कारण पर चर्चा कर रहे थे। और हमें लगता है कि जो हमने आप लोगों को बिंदु बताए थे DLED में, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है, अगर मान लीजिए कारण पूछता है तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर उसको लिख करके, उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बिंदु हैं, उसको लिख करके अगर एक दो लाइन भी उसमें लिख देंगे तो जो DLED का दायरा है कि इतने शब्द लिखना है या लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से उसको लिखा जा सकता है। जैसे हमने इसमें बताया था कि 1857 के विद्रोह के कारण में राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, ये मतलब या शैक्षणिक कारण बताया था। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर इस पर एक एक लाइन भी आप लिख देंगे तो आसानी से इसको लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एक दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे हम अभी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों का हर चीज़ इस पर क्लियर हो जाए। संभावना है क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि पिछला जो DLED का परीक्षा हुआ था उसमें 1857 की विद्रोह के असफलता का कारण पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार इसको पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान दें। अब इसके बाद जैसे धार्मिक कारण के बाद हम लोग देखते हैं कि आर्थिक कारण इसके क्या थे। तो आर्थिक कारण में अगर हम लोग चर्चा करें, पहला एक तो यही कारण था कि समान कार्य के लिए असमान वेतन, जो कि आज हमारा संविधान कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। भले व्यवहारिक रूप में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उस समय जब अंग्रेजों ने सेना में या अन्य नौकरियों में भारतीयों को भर्ती किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान या अन्य धर्म के लोग भी थे, तो उनके साथ ही भेदभाव किया जाता था। पद वहीं रहता था, लेकिन वेतन में असमानता होती थी। पता लगा कि अंग्रेज सैनिक या अंग्रेज अधिकारी ज़्यादा वेतन पे है, वहीं काम हिंदुस्तान के लोग जो कर रहे थे उनको कम वेतन दिया जा रहा था। ये भी एक आक्रोश का कारण था। आर्थिक कारण में इसको दिखा सकते हैं कि मतलब जो यहाँ पे कर्मचारी थे उनको समान कार्य के लिए असमान वेतन दिया जा रहा था। कहीं न कहीं एक अंग्रेज़ों के खिलाफ ये मतलब आक्रोश था, संचित कारण था। और इसके साथ साथ अगर देखें कि उस समय के जो महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, RC दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने 1857 के विद्रोह के पूर्व और 1857 के विद्रोह के बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में लेख लिखना शुरू कर दिया था। ये महत्वपूर्ण, जैसे
लेख लिखते थे और इसका प्रचार प्रसार क्या होता था कि देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रहा था। विदेशों का मतलब कि इंग्लैंड के अलावा भी अन्य देशों में ये पत्रिकाएं पहुंचती थी या ये लेख पहुंचते थे। तो इससे क्या है कि मतलब अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी नीतियां थी या आर्थिक नीतियां थी, उससे अन्य देश भी जो है कहीं न कहीं परिचित हो रहे थे। भाई अंग्रेज़ जो है एक सही नहीं कर रहे हैं, भारत में गलत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं। इस तरह से संदेश इन लोगों ने पहुँचाने का कार्य किया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीपली हो सकता है, पूछ दे कि 1857 के विद्रोह के पूर्व तथा उसके पश्चात अर्थव्यवस्था के बारे में लिखने वाले राजनीतिज्ञों का नाम बताइए, तो उसमें आप आसानी से लिख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, कहीं कहीं किताबों में आर.सी. दत्ता देता है, और गोपाल कृष्ण गोखले। ये 3 महत्वपूर्ण जो है उस समय के राजनीतिज्ञ थे जो कि मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में लेख लिखा करते थे। अब देखिए ये जब लेख लिखे, कहीं न कहीं जो विदेश के साथ साथ देश की जनता भी इससे मतलब उसके बारे में जानकारी हुई उसके कि भाई अंग्रेज़ जो है यहाँ पर जो है शोषण हम लोगों का कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जब कंपनी आई थी तो उसका उद्देश्य यह था कि हम केवल व्यापार करेंगे, किसी प्रकार का इस तरह से शोषण नहीं किया जाएगा। और यह एक जागरूकता का काम इन लोगों ने किया और अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी नीतियाँ थी उससे जनता यहाँ जो है इस लेख से परिचित हुई और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है खड़ी हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो दादा भाई नौरोजी की बात जब करते हैं तो इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, कई एग्जामों में पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है। कहीं कहीं एग्जाम में पूछा है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसको जानते रहिए, दादा भाई नौरोजी की किताब है। और उन्होंने इसी किताब में अपना एक लेख लिखा और इसमें अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीतियाँ थी उसको उन्होंने कहा कि यह बुराइयों की बुराई है, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जो यहाँ पे आर्थिक नीतियाँ अंग्रेज़ों की हैं बहुत गंदी हैं, इससे बुरा मतलब कहीं पे इस तरह की नीतियाँ नहीं हैं। इस तरह के लेख इसमें लिखे और उसमें इसी में जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा कि अंग्रेज़ जो है भारतीय आसमान में जो बादल बनते हैं, इसमें उनका कहना था कि भारतीय आसमान में बादल तो बनते हैं लेकिन जो वर्षा होती है वो लंदन में होती है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब यह था कि भारतीय आसमान में या भारत में जो अर्थव्यवस्था है, लगता तो है कि मतलब यहाँ पे बड़े लाभप्रद है, भारत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका पूरी तरह से लाभ कौन उठा रहा है? लंदन उठा रहा है, भारत को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस तरह के लेख दादा भाई नौरोजी ने लिखा। यहाँ पे जानते रहे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है? दादा भाई नौरोजी की है। और अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बुराइयों की बुराई किसने कहा है? दादा भाई नौरोजी ने कहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसमें 1857 के विद्रोह के कारण में, तो देखेंगे लास्ट बिंदु अगर देखें तो सैनिक कारण है। सैनिक कारण में हम लोग थोड़ा सा संचित कारण देख लेते हैं और तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है कि हमने शुरू में आपको बताया था कि जब बहादुर शाह द्वितीय के यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें नाना साहब या हजरत महल सभी लोग बैठक में शामिल थे, तो जब विद्रोह की जो डेट निर्धारित की गई थी वो 31 मई 1857 थी, लेकिन बाद में वो कब हो गया? 10 मई 1857 को ही विद्रोह हो जाता है। तो यहाँ पे तात्कालिक कारण थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, लेकिन संचित कारण देखते हैं कि क्या मतलब सैनिक कारण में संचित कारण क्या था। तो अगर देखें बक्सर का युद्ध, जो कि एक महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास में, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। और बक्सर के युद्ध में अगर देखें संयुक्त सेना जो थी, मीर कासिम, बादशाह जो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला, इन तीनों की संयुक्त सेना थी। और अंग्रेज़ों की जो सेना थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में काम कर रही थी। और अंग्रेज़ों की सेना में
आप देखेंगे देसी और विदेशी दोनों प्रकार के सैनिक थे, और इन देसी सैनिकों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। महत्वपूर्ण है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एक तरफ, हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी था, सेनापति था, वो एक तरफ था। लेकिन अंग्रेज़ों की सेना में देसी और विदेशी दोनों सैनिक थे। देसी सैनिकों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद देखेंगे इस युद्ध का, जब बक्सर का युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ये दोनों युद्ध से भाग जाते हैं, और मीर कासिम कुछ समय तक लड़ा युद्ध में, लेकिन वो भी भाग गया। लेकिन यहाँ पे हमारा इस युद्ध को बताने का मतलब यही था कि जो हेक्टर मुनरो के साथ देसी और विदेशी जो दोनों सैनिक थे, देसी सैनिकों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, पहली बार बक्सर के युद्ध में ही जो है अंग्रेजी सेना में बगावत होती है। जो ये देसी सैनिक थे, इन्होंने बगावत किया एक देशभक्त की भावना से ओतप्रोत होकर के। पहला कारण ये हो गया, मतलब देखिए यहीं पे बगावत की शुरुआत हुई अंग्रेज सेना में। और इसके बाद आप देखेंगे अंग्रेज जो है 1854 में एक एक्ट ले आते हैं, पोस्टल एक्ट। इस एक्ट से पहले जो होता था उसमें व्यवस्था दी गई थी, जो भी भारतीय, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर सेना में हैं तो अपने घर पर या अपने रिश्तेदारों से जो पत्र व्यवहार करेंगे, भाई दूरसंचार का माध्यम उस समय इस तरह से नहीं था, तो उस समय पत्र व्यवहार जो करेंगे वो पूरी तरह से जो है क्या होगा, मुफ्त पत्र व्यवहार होगा, फ्री होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ बदली। 1854 में एक एक्ट ले आए जिसको जो है पोस्टल एक्ट 1854 कहा गया। इसमें इन्होंने कहा कि जो ये पत्र व्यवहार, मुफ्त पत्र व्यवहार की व्यवस्था है, इसको क्या की जाती है, ख़त्म की जाती है। अगर कोई भारतीय सैनिक हिंदू हो या मुसलमान अगर कोई पत्र व्यवहार करेगा तो उसका चार्ज देना पड़ेगा, उसके लिए जो है पैसा देना पड़ेगा। ये भी कहीं न कहीं एक आक्रोश का कारण था कि भाई आपने मुसलमानों के, हिंदुओं के, हिंदुस्तान के लोगों के लिए अलग व्यवस्था कर दिया, अंग्रेज सैनिकों के लिए अलग व्यवस्था कर दिया। ये आक्रोश का एक संचित कारण था। इसके बाद देखेंगे कि एक उन्होंने सेना भर्ती अधिनियम 1956 ले आया। आप देखेंगे कि अगर हम वैदिक काल जब पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि व्यापार करना और इस तरह की कोई गतिविधियां हैं तो समुद्र पार अगर आप जा रहे हैं तो धर्म के विरुद्ध माना गया है वेदों में। अभी तक जब सैनिक भर्ती होते थे अंग्रेजी सेना में तो इनके लिए ये बाध्यता नहीं होती थी कि आप जो है समुद्र पार जाएंगे या दूसरे देशों में कहीं अगर आपको भेजा जाएगा तो आपको जाना मजबूरी होगी। ये चीज़ नहीं था। इसलिए आसानी से जिस क्षेत्र में जो सैनिक रहते थे, हिंदू या मुसलमान भारत के या अन्य धर्म के लोग, वो आसानी से सेना में भर्ती होते थे, अपने एरिया में रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने सेना भर्ती अधिनियम 1956 लाया, जिसके तहत एक शर्त रख दी गई कि अगर कोई भी जो भारतीय है वह सेना में भर्ती होगा तो उसे यह जो है शपथ लेना होगा कि देश के अंदर या देश के बाहर कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। ये भी एक संचित कारण था। इसके बाद देखें एक और महत्वपूर्ण कारण था अवध का विलय। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है कि अवध का विलय किस आधार पर हुआ था। तो जान लीजिए कुशासन के आधार पर, कि शासन आप कायदे से नहीं कर पा रहे इस आधार पर। और कब हुआ था, 1856 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब देखिए अवध का जो विलय था, आप देखेंगे कि अवध का विलय जब इन्होंने किया, बंगाल रेजिमेंट के बाद अवध के सबसे ज़्यादा सैनिक थे अंग्रेजी सेना में। और अवध जो था अंग्रेज़ों का सबसे जो है भक्त या निष्ठावान राज्य था। और यहाँ तक कहा जाता है अवध जो है अंग्रेज़ों के लिए कामधेनु के समान था या दुधारू गाय के समान था। हमेशा लाभप्रद स्थिति में था अवध अंग्रेज़ों के लिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने कहा, कुशासन का आरोप लगाया कि भाई अवध में जो है शासन व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, इसलिए उसका क्या किया जा रहा है, अंग्रेजी राज्य में विलय किया जाएगा।
इसका परिणाम क्या होता है कि भाई हम सबसे निष्ठावान आपके प्रति हैं, आप हमारे ऊपर इस तरह से आरोप लगा करके हमको हमारे राज्य का जो है विलय कर ले रहे हैं। इससे वहाँ की सेना में, जो कि मैक्सिमम बंगाल के बाद जो है अवध के मैक्सिमम लोग सेना में थे, वहाँ की जनता, वहाँ के जो लोग सेना में थे, सभी लोग जो है अंग्रेज़ों से आक्रोशित हुए कहीं ना कहीं। अब ये सब तो संचित कारण थे। अब तात्कालिक कारण, अगर सैनिक कारण में हम देखें तो तात्कालिक कारण एक लाइन में अगर पूछा जाए कि 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग की अफवाह का फैलना। सत्य था असत्य था, ये बात की बात है, लेकिन इस तरह की अफवाह फैली कि जो अब कारतूस अंग्रेजी सेना में प्रयोग होगा वह जो है उसमें चर्बी लगी हुई है, गाय और किसके, सूअर के मांस की चर्बी लगी हुई है। गाय से हिंदू जो है वो आक्रोशित हुए और सूअर के मांस से कौन, मुसलमान आक्रोशित हुए। इस तरह की अफवाह फैली। अगर मतलब इसको पूछा जाए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, तात्कालिक कारण यही था कि गाय जो है चर्बी वाले कारतूस का सेना में प्रयोग किया का अफवाह फैलना। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक जो अंग्रेजी सेना में प्रयोग होने वाली बंदूक थी वह थी ब्राउन बेस बंदूक। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1856 में जो है ब्राउन बेस बंदूक को हटा करके इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, ब्राउन बेस जो बंदूक अभी तक चली आ रही थी उसको अंग्रेज़ों ने कहा 1856 में इसको धीरे धीरे हटाया जाएगा। अब किसका प्रयोग होगा, इनफील्ड राइफल का प्रयोग होगा। और इसकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी, दमदम, अंबाला और सियालकोट, 3 स्थान निर्धारित किए गए, भाई यहीं पे ट्रेनिंग इनकी होगी। और इस राइफल की जो इनफील्ड राइफल थी, इसकी एक विशेषता थी, जब इसमें गोली को भरना होता था, पहले जान लीजिए गोली कहाँ बनती थी, तो बुलिज आर्सेनल नामक स्थान था जो कि बंगाल में था, यहीं पे इसकी गोली बनती थी इस राइफल की। और जब गोली इसमें भरना होता था पहले उसको दांत से जो है खींच करके निकालना पड़ता था, फिर गोली जो है उसमें लगाया जाता था। ठीक है, बुलिज आर्सेनल नामक स्थान जो बंगाल में था, यहीं पे इसकी गोली बनती थी इनफील्ड राइफल की। और जो गोली होती थी उसको पहले दांत से खींचना पड़ता था, फिर जो है उसको इस राइफल में लगाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ होता था। अब इसके बाद अगर देखेंगे कुछ घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, कैसे अफवाह फैली, तो इसके बारे में हम अगले जो है क्लास में इस पे चर्चा करेंगे। कहानी नुमा इसका जो है कुछ प्रकरण है, इसको आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है और 1857 का विद्रोह लंबा टॉपिक है, इसलिए धीरे धीरे जो है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग किताबों से भी पढ़िए, जो भी फैक्ट हो उसको आप लोग याद करिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हैं। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।